Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of April 2025. तो गाइज आज तारीख 27 अप्रैल 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद सर्च बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से इस लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है क्रीमिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने आज का अपना थंबनेल भी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों ऐसे ऐसे इवेंट्स यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में हुए हैं जिसकी वजह से जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके थ्रू ही मेंशन किया जा रहा है कि आने वाले समय पर कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, अब ये जो बड़ा होगा वो आपको थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा, लेकिन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं करंट समय पर वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आज न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स वो पब्लिश हुए हैं। इवन सरकार ने मीडिया को चेतावनी दी है कि मीडिया जो है हमारे जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस ऑपरेशंस है उसके थ्रू हमारे फोर्सेस का जो मूवमेंट हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट ना करें, लाइव ना शो करें। उसको लेकर भी यहाँ पर मीडिया को कुछ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, वो भी मैं आपको दोस्तों समझाने वाला हूँ और ऐसा क्यों किया गया है वो भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, वही पाकिस्तान की नीचता कायरता की वजह से। पहलगाम वैली के अंदर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट प्रेजेंट थे, उन पे निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई जिसमें से 26 लोगों की जान गई। पहलगाम वैली के अंदर में एक ऐसी जगह जो टूरिस्ट से पूरी तरह से भरी हुई हुआ करती थी आज से कुछ दिनों पहले, जहां पे एक ऐसी जगह जम्मू एंड कश्मीर 2.5 करोड़ टूरिस्ट जा रहा है दोस्तों, 2.5 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट वहां पे पहुंचा है। इस साल यानी साल 2025 में अनुमान था कि यह लगभग 3 करोड़ के नंबर को हिट कर सकता है। लेकिन जो ये इवेंट हुआ है ना, इस इवेंट की वजह से जो ये पूरा घटना हुई है फालगाम के अंदर में, उसके बाद आज फालगाम वैली पूरी तरह से खाली पड़ी है, सन्नाटा छाया हुआ है। जिन लोगों ने टिकट्स किए थे वो यहां पर कैंसिल कर चुके हैं। इससे किसको नुकसान हो रहा है? हमारे ही जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर में टूरिज्म के ऊपर में भारी इंपैक्ट हो रहा है। जम्मू कश्मीर के जो लोकल पीपल हैं जिनको एक अच्छा रोजगार मिला था, ठीक है, लोग जाते थे घूमने के लिए, उनसे सामान परचेस करते थे। ऑब्वियस सी बात है, वहां जाएंगे पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा कहां जाएगा, उस एरिया की इकोनॉमी में ही तो लगेगा। समझ रहे हैं? लेकिन अब क्या है, सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है केवल कुछ दिनों के अंदर। यही पाकिस्तान की हरकत की वजह से जो ये पहले करते हुए नजर आए, शुरू से ही यही चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, हमने रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की, बट नहीं लगता कि अब कभी यहां पर रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अब तो हमें भी यहां पर वो रिवेंज चाहिए। हमने पिछले कुछ समय पर या जो पहले के इवेंट्स हैं उस समय पर भी भारत ज्यादा उदारता दिखा चुका है। ठीक है, हमने आज तक कोई एक्शन, ऐसा बड़ा एक्शन नहीं लिया। हाँ, स्ट्राइक्स हुई हैं, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं, लेकिन जो अब यहां पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये जो यहां पर फालगाम अटैक हुआ है दोस्तों, इसके बाद आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको 19 सितंबर 1960 में साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उस समय पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी और साथ ही साथ में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, इनके बीच में यहाँ पर ये पूरा जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको साइन किया जाता है। दोस्तों, क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि ये जो ट्रीटी साइन होती है वो कौन से बॉडी के थ्रू ब्रोकर की गई थी, यानी कि वो कौन सी बॉडी है जो इसने बिचौलियों का काम किया और उसने इन दोनों के बीच में ट्रीटी करवाई? इस ट्रीटी के अंदर में हमारा मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था जो ऊपर नदी दिख रही है 3, इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का जो मेजर राइट्स है, इनका जो हक है वो यहां पर पाकिस्तान को दिया गया था। राइट्स मतलब इन तीनों नदियों का 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान तक जाएगा, पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, यानी कि पाकिस्तान में ये पानी जाएगा। भारत इस ट्रीटी के तहत इन तीनों नदियों में से किसी भी नदी के ऊपर में बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लगा सकता था। हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे, छोटे मोटे यहाँ पर इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट लगा लिए, बड़े प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटी हमने साइन की है, खुद साइन की है।
ठीक है। अब दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडिया ने यहां पर इस ट्रीटी को करंट समय पर सस्पेंड कर रखा है। देखो मैंने ये नहीं बोला है खत्म कर दिया है, पूरी तरह से ट्रीटी को सस्पेंड किया है। आने वाले कंडीशंस के ऊपर दर्शाएगा कि इंडिया क्या एक्शन लेता है इस सस्पेंशन को लेकर। सस्पेंड करने से क्या होगा? सस्पेंड करने से इन 3 नदियों का जो पानी है अब वो भारत के कंट्रोल में रहेगा। जो इस ट्रीटी के तहत इंडिया पे दबाव हुआ करता था, पानी छोड़ना है, पाकिस्तान में आना है, अब इंडिया ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद में पूरी तरह से इसका पानी का यूज करेगा। चाहो तो कहीं पे भी डाइवर्ट कर लो नीचे, लेकिन डाइवर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बहुत अच्छा, तब इस पानी को हम नीचे ले जा सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब हमें कोई भी यहां पर पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पानी छोड़ने वाले हैं या पानी रोकने वाले हैं। ट्रीटी सस्पेंड कर दी, हमारे देश से ये नदी निकल रही है, हम चाहे जैसा भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्पेशली झेलम को आप देख पाएंगे, चिनाब को देख पाएंगे, ये तो भारत से आ रही है। इंडस यहाँ पे ऊपर अगर आप देख पाओगे मानसरोवर से आ रही है, तिब्बत से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन क्या है, आपने कुछ न्यूज़ आर्टिकल ये देखे होंगे। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है कि इंडिया ने ना झेलम में का जो पानी है उसको रिलीज भी कर दिया है। कुछ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल, ऐसे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, चाहो तो यूट्यूब पर देखना। झेलम ये नदी है, इसका पानी छोड़ दिया है। इसका पानी इस तरीके से पहुंचता हुआ ये पीओके वाले रीजन में पहुंचा है। पीओके वाले रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स के अंदर में आप कह सकते हैं इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है। पाकिस्तान मीडिया ने यहाँ पर इसको क्लेम किया है कि एकदम से इनके झेलम नदी के अंदर में पानी का स्तर बढ़ चुका है, स्पेशली मुजफ्फराबाद के अंदर में एकदम से यहाँ पर जो पानी है वो इतना ज़्यादा हाइक पर आ गया है, कई फुट इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से एक इमरजेंसी वहाँ पर डिक्लेयर करनी पड़ी है। और फिर मीडिया रिपोर्ट्स वहाँ की ये भी कह रही हैं कि इंडिया की साइड ने पाकिस्तान को कोई भी नोटिस नहीं दिया और ऐसे यहाँ पर पानी को रिलीज़ कर दिया, जिस पानी के रिलीज़ करने की वजह से यहाँ पर आज फ्लड वाला जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर में वो बना हुआ है। अब हमारे हाथ में है, हमने सस्पेंड कर रखा है, हम जब चाहे छोड़ सकते हैं पानी, जब चाहे हम रोक सकते हैं। यही तो फायदा है ट्रीटी को सस्पेंड करने का। और इस ट्रीटी के जरिए हम पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू गुजार सकते हैं, ठीक है, जो कि करंट समय पर यूज हो रहा है। उसके अलावा आपको पता है इसी ट्रीटी के तहत 3 नदियां और थी, वैसे 6 नदियों को लेकर डील हुआ था। पहली फर्स्ट 3 नदियां जो है इसके बारे में पता चल चुका है। 80% जो वाटर राइट्स है वो पाकिस्तान को दिए गए, 20% हमारे पास में थे। बाकी रवि, ब्यास, सतलज ये अल्टीमेटली इंडिया के पास में है। तीनों का राइट्स इंडिया के पास में है, सारे के सारे एक्सक्लूसिव राइट्स हमारे पास में है। चाहे जितना प्रोजेक्ट हो हम लगा लेंगे, पाकिस्तान नीचे नहीं रो सकता। रोते तो रहते हैं वैसे भी, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। दूसरी तरफ आप देख पाओगे सिचुएशन क्या चल रही है दोस्तों। आप देखो तैयारी चल रही है बड़ी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यहां पर मेंशन कर दिया है कि पहलगाम अटैक जो हुआ है, जितने भी यहां पर ये आतंकवादी थे इनको यहां पर टैकल करना ज़रूरी है। और जो लोग यहां पर विक्टिम थे, जिनके साथ में यहां पर कह सकते हैं ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिनको ये सामना करना पड़ा है, और वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता। आप देख पाओगे पता नहीं कैसे कैसे वीडियोज़ भी आजकल यूट्यूब पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को मॉक भी किया जा रहा है। तो उनका दर्द नहीं समझ सकता कोई भी। जिन लोगों के साथ में घटना हुई है, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है ऐसे इंसिडेंट में, जो केवल अपना घूमने गए थे उस रीजन के अंदर में, छुट्टी मनाने गए थे उस रीजन के अंदर में, किसी की शादी हुई है तो वो न्यूली जो कपल है वो यहाँ पर पहुंचा है वहाँ पे घूमने के लिए। आप समझिए, है ना, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जब तक अपने पे नहीं बीतती तब तक हम लोग यहाँ पर नहीं समझ पाते, दूसरे का दर्द नहीं समझ पाते कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। वही चीज़ें काफ़ी सारी जगह पर शो की जा रही हैं, है ना। और आपने पाकिस्तान की साइड से देखा होगा किस तरीके से मीम शेयर किए जा रहे हैं कि इंडिया तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हम तो बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं मिसाइल अटैक पे। ऐसे मीम भी शेयर हो रहे हैं बहुत सारे। चलिए फिलहाल जो भी होगा, सिचुएशन को यहाँ पर डील करने के लिए अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और आपने देखा होगा पाकिस्तान को कोई भी कंट्री नहीं है करंट समय पर जो सपोर्ट कर रहा हो। इनके सगे दोस्त भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सभी कंट्रीज का सपोर्ट इंडिया के प्रति है, क्योंकि हम चाहते हैं काउंटर टेररिज्म, ये आतंकवाद को खत्म करना। दुनिया का ये एक मेन पर्पज होना चाहिए कि आतंकवाद को खत्म करना। इसको कौन ही सपोर्ट करेगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कल दोस्तों ये जो हमला हुआ है 22 अप्रैल को, इसकी बहुत ही ज़्यादा कड़ी निंदा की है और बोला है इंडिया से स्पेशली कि हम साथ में हैं आपके, आप एक्शन लीजिए। इंडिया यहाँ पर तैयार है एक्शन लेने के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यहाँ पर बोला है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब भारत की अथॉरिटीज़ के साथ में कोऑपरेट करेंगे। जो भी यहाँ पे क्राइम हुआ है, जितने आतंकवादी हैं, इन सब आतंकवादी को पकड़ा जाएगा जो भी इसके अंदर में शामिल थे, इस अटैक में शामिल थे।
तो मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ने यहाँ पर यह भी चीज़ को लेकर इंश्योर किया है कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद, वो किसी भी प्रकार में हो, हर प्रकार में ये खत्म होना ही चाहिए। ये आज केवल एक देश के लिए नहीं, इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा है, दुनिया की शांति के लिए यहां पर यह बहुत खतरा है। और ऑब्वियस सी बात है, जो भी देश सपोर्ट करेगा उसको भी यहां पर वो अंजाम भुगतना पड़ेगा। समझ गए। हालांकि यहां पे पाकिस्तान अब यहां पर अपने हाथ झाड़ रहा है। पहले पाकिस्तान क्या कह रहा था, ये इंडिया अपने हिसाब से यहां पर कर रहा है, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए पहले ऐसे स्टेटमेंट थे। अब देखो यहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इनकी जो गवर्नमेंट है वो तैयार है एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस अटैक के अंदर अब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो पहले क्यों मना कर रहे थे, अब इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। तो यहां पर दोस्तों एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। इंडिया ने यहां पर बोला है कि देखिए ये जो पूरा आतंकवादी हमला हुआ है ये पाकिस्तान की साइड से किया गया है, पाकिस्तान के थ्रू सपोर्ट किया गया है। पाकिस्तान के मिलिट्री आर्मी चीफ खुद ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो दोनों देशों के यहां पर सिचुएशन को बिगाड़ सकता है। क्योंकि कब तक ऐसा करेगा वो, जब तक ऐसा यहां पर करेगा ऑब्वियसली बात है इंडिया एक्शन लेगा। अब यहां पर एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे दूसरा कंट्री हो, वो करंट समय पर इंडिया को इस कंडीशन में सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक डेवलपमेंट मैं आपको और दिखाता हूं। एक डेवलपमेंट ये है दोस्तों, आपके सामने एक फोटो दिख रहा होगा, ये आर्टिकल है, बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। मेंशन किया गया है कि जब आप x.com को देखेंगे तो ट्विटर पर जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के साथ साथ हमारी इंडियन नेवी है, इन दोनों ने मिलकर कुछ पोस्ट की हैं एक साथ। और वो जो पोस्ट है वो ये दर्शा रहा है कि हाँ कोई ऑपरेशन के लिए तैयारी चल रही है। ठीक है, इस पूरे बॉर्डर टेंशन पर कुछ यहाँ पर रेडी किया जा रहा है, कुछ प्लान यहाँ पर रेडी हो रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कुछ मीडिया को ये सब चीज़ें लाइव बतानी नहीं है। ये सब तो पब्लिकली अवेलेबल है, ये तो न्यूज़ आर्टिकल है आपके सामने जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, वही पब्लिकली अवेलेबल डेटा आप देख पाएंगे। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे दोस्तों, मीडिया ने, ये भी आज के न्यूज़पेपर में ही पब्लिश हुआ है, आपके सामने आर्टिकल प्रेजेंट है कि मीडिया ने मेंशन किया है कि जो लाइव टेलीकास्ट है वो हमारे ऑपरेशंस के उसका कवरेज नहीं करना है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने सैटरडे को ये पूरा एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी आपके सामने ये है, 26 अप्रैल की एडवाइजरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये मेंशन करते हैं कि सभी मीडिया चैनल्स के लिए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो, सभी मीडिया चैनल्स के लिए कि आप हमारे डिफेंस ऑपरेशंस का लाइव कवरेज नहीं करेंगे। डिफेंस हमारे फोर्सेस का जो मूवमेंट हो रहा है उसका लाइव कवरेज नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी के लिए ही खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए दोस्तों क्योंकि इतिहास में भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है, आप कारगिल वॉर को देखेंगे, चाहे मुंबई अटैक को देखेंगे, 26/11 हमला या कांदाहार हाईजैक हो गया, इन सब के सब यहाँ पर जो इवेंट्स हैं, इन सब इवेंट्स में एक चीज़ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, वो थी लाइव रिपोर्टिंग। लाइव रिपोर्टिंग यहाँ पर हो रही थी, जिसकी वजह से सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन टेररिस्ट तक पहुँच पा रही थी। तो ये लाइव रिपोर्टिंग नहीं करनी है कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, ऑपरेशंस कहां पर हैं। लाइव में आपको डायरेक्टली आप बता रहे हैं ना कि क्या चीज़ें, कंडीशंस कहां पर है, क्या स्थिति है करंट समय पर, उसके हिसाब से यहां पर फिर वो जो टेररिस्ट हैं अपने आप को सेटल करते रहते हैं। तो जितने भी मीडिया हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये सब एक आज के समय पर एकजुट हो सकते हैं, एकता दिखा सकते हैं, यूनाइट होने की ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी की बात है, अब तो जुड़ जाओ साथ में। नेशनल सिक्योरिटी की बात है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम साथ में मिलकर एक्शन लें। और जो एडवाइजरी जारी की गई है सोच समझ के की गई है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ की यहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, और ये जो पूरा डेटा है ये ऑब्वियसली बात है एक नियम के आधार पर ही ये जो नियम है वो सामने प्रस्तुत करे गए हैं, और फिर उसके बाद जो भी डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसी के बारे में जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश होंगे ही, वो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ में एक और खबर है दोस्तों, थोड़ा बहुत लिंक आप हटा सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, इसी दौरान गुजरात के अंदर 1000 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को यहाँ पर पकड़ा गया है और उनको यहाँ पर कस्टडी में लिया गया है। देखते हैं आगे इनके साथ क्या करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इलीगल बांग्लादेशीज हैं, लीगल नहीं। लीगल तौर पे आते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को फुलफिल करके, है ना, तो आराम से यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? सब कोई भी आ सकता है, लेकिन ये इलीगल तरीके से आए हैं, फेक डॉक्यूमेंट जनरेट करके और इंडिया के अंदर डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको पकड़ा गया है, तैयारी हो रही है डिपोर्ट करने की। 1000 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। ये दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, ये वो वीडियो है
जहाँ पे पुलिस है गुजरात की, यह लाइन से देख रहे हैं, इन सभी लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है। और इन सबको पकड़ने के बाद में अभी देखते हैं कि एक्शन आगे क्या लिया जाएगा। इसमें से कम जो 1000 लोग पकड़े गए हैं, इसमें से 890 बांग्लादेशीज हैं, ठीक है, जो अहमदाबाद के अंदर में डिटेन करे गए हैं, और 134 यहाँ पे सूरत के अंदर डिटेन करे गए हैं, यानी कि गुजरात से ही अलग अलग रीजन से यहाँ पर इनको पकड़ा गया है। ऐसा एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा सक्सेस पहले नहीं मिला है जितना बड़ा सक्सेस यहाँ पर मिला है। गुजरात पुलिस ने यहाँ पर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और इन सबको यहाँ पर पकड़ा है। बाकी तैयारी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या, ये इलीगल तरीके से आए, कोई डॉक्यूमेंटेड्स इनके पास में प्रेजेंट नहीं है और हमारे ही फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनको भी पकड़ा गया है दोस्तों, इन्होंने पहले वेस्ट बंगाल के अंदर, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आए, वेस्ट बंगाल में फेक डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनवाए हैं। भारत के ही से ही यहाँ पर हमारे फेक डॉक्यूमेंट जो भी आधार वगैरह बनता है, फेक डॉक्यूमेंट बनवाकर ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में घूम रहे हैं, ठीक है, गुजरात में है या कहीं और भी फैले हुए होंगे। तो अभी करंट समय पर इनको देखा जा रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पर हैं, इनको एक नोटिस भी दिया गया है कि जो लोग पकड़े गए वो तो ठीक है, जो लोग नहीं पकड़े गए हैं वो पहले टाइम से पहले सरेंडर कर दें, अगर उन्हें डिपोर्ट होने से बचना है या कोई एक सख्त एक्शन उनके खिलाफ होना है उससे बचना है तो। साथ ही साथ में उनके खिलाफ में एक लीगल एक्शन के लिए भी वार्निंग दी जा चुकी है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं वो सब अपने आप ही सरेंडर कर दें। अगर वैसे पकड़े जाएंगे तो सीधा सीधा एक बड़ा एक्शन उनके खिलाफ में लिया जाएगा। बाकी अभी इन 1000 लोगों के साथ में क्या किया जाता है वो भी अपडेट्स आने बाकी हैं, साथ ही साथ में आपको वो भी पता चल जाएंगे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन अगले न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग ये पीडीएफ देखोगे, आज हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। आज हमारे न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं, है ना, तो जैसे आप ये देखोगे न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी मिल जाता है, साथ ही साथ में आपके नोट्स भी जनरेट करके दिए जाते हैं। तो ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। और इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपका फी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल जो है ये भी बहुत शानदार है, बहुत काम का है, और स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर में यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके बिजनेस पेज पर है। मेघालय की बात कर रहे हैं तो हमारा एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है और बहुत खूबसूरत सी जगह है। तो हुआ क्या है दोस्तों, मेघालय करंट समय पर 2 और 3 मई को, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना हो रहा है समाप्त, 30 अप्रैल के बाद यहाँ पर आएगा 1 मई, फिर देन 2 एंड 3, तो 2 और 3 मई को दोस्तों मेघालय जो है ये एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को होस्ट करेगा। इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के तहत आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। इस फेस्टिवल के अंदर में मेघालय एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहा है, जहाँ पे लोग आएंगे घूमने के लिए और मेघालय में जो स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस की जाती है उस स्ट्रॉबेरी को वो खा सकते हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनके मेघालय के अंदर में जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी लगा रखी है उसको तोड़ें, उसको चखें, है ना, फील्ड से एक्सपीरियंस करें, एक लाइफ को कनेक्ट करें रूरल वे में। तो ये जो फेस्टिवल है वो 3 लोकेशंस के अंदर में होने वाला है मेघालय के अंदर, ईस्ट खासी हिल्स में और री भोइस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और तीसरा वेस्ट गारो हिल्स में। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये पूरा फेस्टिवल होगा। उसको लेकर एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, अगेन कोई ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, लेकिन स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल क्या है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, मेघालय की लोकेशन ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं मेघालय की तो दोस्तों यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, फिर एक अलग से सिक्किम भी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही। तो यहाँ पर दोस्तों मेघालय आपको नजर आएगा, ये रहा वो पर्टिकुलर कंट्री, सॉरी वो पर्टिकुलर यहाँ पर स्टेट। मेघालय की यहाँ पर कैपिटल है शिलोंग। मेघालय कौन कौन से राज्यों के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है तो आप देख पाएंगे दोस्तों, ऊपर असम से इसकी एक बाउंड्री लगती है। दूसरा यहाँ पे आप देख पाएंगे बांग्लादेश के साथ में मेघालय की एक बहुत बड़ी बाउंड्री लगती है। ठीक है, अब मेघालय का थोड़ा सा और इंटीरियर अगर हिस्सा देखते हैं दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे इन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें यहाँ पे बात हो रही थी ईस्ट खासी हिल्स की, री भोई डिस्ट्रिक्ट की, उसके अलावा वेस्ट गारो हिल्स की। ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर अभी 2 और 3 मई को ये स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को और थोड़ा विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको पता होगा, चाहे वो स्पाइसेस हों, चाहे वो यहाँ पर फ्रूट्स हों,
इसको लेकर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। इस बार 2023 में तो कोकोआ को लेकर ये क्वेश्चन बन गया था, है ना। तो स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ बेसिक से तथ्य जान के चलिएगा, इसके अलावा कोई ज़्यादा जानकारी यहाँ पर है भी नहीं। जब बात आती है स्ट्रॉबेरी के प्रोडक्शन के मामले में या कंजम्पशन के मामले में, तो इंडिया का कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है यहाँ पर। जैसे राइस में बहुत बड़ा नाम है प्रोड्यूसर के तौर पे, स्टील के मामले में इंडिया को ग्लोबल कंट्रीज में काउंट किया जाता है ना। तो वैसा प्रोडक्शन लेवल यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का भारत में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अगर टॉप प्रोड्यूसर की बात होती भी है कि सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से हैं स्ट्रॉबेरी के, तो 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 3.2 मिलियन टन के आसपास इन्होंने स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस की है। दुनिया का 40% स्ट्रॉबेरी चाइना प्रोड्यूस करता है। फिर सेकंड प्रोड्यूसर है यूनाइटेड स्टेट्स एंड थर्ड प्रोड्यूसर है मैक्सिको। फिर उसके बाद इन तीन के बाद भी 3 कंट्रीज और हैं जिसमें स्पेन, टर्की, इजिप्ट भी प्रेजेंट है। लेकिन टॉप 3 कंट्रीज के नाम में ध्यान रख सकते हैं, चाइना, यूएस, मैक्सिको। ठीक है, चाइना याद रखेंगे, दूसरा यहाँ पर यूएस याद रखेंगे, तीसरा यूएस के ही जस्ट नीचे बॉर्डर शेयर करता है मैक्सिको, ये याद रखिएगा। अब ये तो बात हो गई प्रोड्यूसर की। अब प्रोडक्शन करने के साथ साथ ये देश स्ट्रॉबेरी को एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इंपोर्ट भी करती हैं। अब जब बात आती है दोस्तों एक्सपोर्ट करने की, तो एक्सपोर्टर जो है इसमें मैक्सिको है। मैक्सिको अपने स्ट्रॉबेरी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। स्पेन भी इस्तेमाल कर रहा है, यूएस भी एक्सपोर्ट करता है। यूएस एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। कुछ स्ट्रॉबेरीज यूएस में इंपोर्ट भी की जाती हैं। फिर इंपोर्टर के मामले में जर्मनी, फ्रांस भी टॉप पर है इंपोर्ट करने के लिए। अब इन देशों के अंदर में यूरोपियन कंट्रीज में स्ट्रॉबेरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं क्योंकि लोग स्पेशली जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ के पर्पस हम देखते हैं स्ट्रॉबेरीज बहुत हेल्दी होती हैं। इनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल मानते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो ये तो यहाँ पर दोस्तों स्ट्रॉबेरी के प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी है कि इंडिया के अंदर में स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन किस लेवल पर है। थोड़ा भारत के पर्पस से भी तो बात कर लें, तो इंडिया के अंदर सबसे पहली बार जो स्ट्रॉबेरी को लेकर आया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अर्ली 20th सेंचुरी के समय पर, जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, उस दौरान अंग्रेजों के समय पर यहाँ पर भारत में स्ट्रॉबेरी लेकर आई जाती है। और आज इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का जो प्रोडक्शन होता है वो केवल 4 से 5 राज्यों में होता है, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर दोस्तों भारत के अंदर स्ट्रॉबेरी का एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट सोर्स है, याद रखिएगा। ठीक है, इवन भारत में जितना भी स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन होता है उसका 80% का प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन सीधा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से आता है। फिर महाराष्ट्र के बाद दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा उत्तराखंड, तीसरा मेघालय अभी जो हमने डिस्कशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मेघालय के बाद सिक्किम, नागालैंड भी ये पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पर इंडिया के अंदर स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन हम लोग करते हैं। हालांकि इतने बड़े प्रोड्यूसर या इतने बड़े एक्सपोर्टर नहीं है, बस थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं। एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है वो है महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। कहोगे हाँ सर हमने पता है, पढ़ लिया अभी, लेकिन याद रखिएगा इस महाबलेश्वर को हम स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और महाबलेश्वर के अंदर जो स्ट्रॉबेरी मिलती है इसको ऑलरेडी जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए आपको कैसी मिट्टी, कैसा क्लाइमेट चाहिए, इसको छोड़ देते हैं, ये कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देख पाएंगे इंडिया में ना स्ट्रॉबेरी की कुछ पॉपुलर वेराइटीज़ हैं। जब पॉपुलर वेराइटीज़ की बात होती है तो 6 वेराइटीज़ आपको भारत में देखने को मिल जाती हैं, जिसमें है चैंडलेर, स्वीट चार्ली, विंटर डॉन, कैमरोसा, फेस्टिवल, ओफ्रा। थोड़ा सा पता है क्या करना है, एग्जाम में हो सकता है कि आपको नाम दे दिया जाए पहले, स्वीट चार्ली, विंटर डॉन, कैमरोसा, बताओ ये क्या है या किसकी वेराइटीज़ हैं। नीचे स्ट्रॉबेरी या दूसरे और फल के नाम होंगे तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉबेरी की वेराइटीज़ है। कई बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हाँ इतनी माइन्यूट सी चीज़ भी याद रख के पढ़ के चलनी है, थोड़ा बहुत देखोगे कि हाँ विंटर डॉन, कैमरोसा हमने स्ट्रॉबेरी को लेकर पढ़ा था। बाद में जब आप दोबारा से रिवीजन भी करेंगे ना तो एक आइडिया सा रहेगा, जब एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन होगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, थोड़ा सा उत्तर दे पाएंगे सही। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के अंदर में हमें ढेर सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जब मैं बात करता हूँ चैलेंजेस की, चुनौतियों की, तो सबसे पहली चीज़ इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर इसकी शेल्फ लाइफ। अब देखो ये भी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं शेल्फ लाइफ के बारे में तो स्ट्रॉबेरी 2 से 5 दिन तक चलती है अगर आप इसका रेफ्रिजरेशन नहीं करते हैं तो। अच्छे से फ्रिज वगैरह में रखा है तो यहाँ पर चल जाएगी थोड़े समय के लिए, अदरवाइज ये जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये चैलेंज है, ट्रेड भी यहाँ पर अल्टीमेटली जल्दी जल्दी करना पड़ता है, यानी कि जहाँ से प्रोड्यूस हुआ है इसको अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बीच में सड़ जाएगी।
ठीक है, तो ये एक चैलेंज है, चुनौती है, जिस वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर दूसरा, फसल के ऊपर कीड़े लग जाना, है ना, ये भी एक रेड स्पाइडर जो है ना, रेड स्पाइडर जो है ये एक खतरा होता है स्ट्रॉबेरी के लिए। ठीक है, ये कई बार यहाँ पर इनकी फसलों को बर्बाद कर देता है। और आज भारत के अंदर स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर, गांव वाले क्षेत्रों में क्या है ना, जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी को ठंडा करके रख सकें और इसको यहाँ पर पहुँचा सकें अपने डेस्टिनेशन तक। ये हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ हैं। हालांकि चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार बैठी है, गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट, कुछ पॉलिसीज यहाँ पे चला रखी हैं। जब मैं बात करता हूँ पॉलिसीज की, तो पहला यहाँ पर मिशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्रमोशन को सपोर्ट किया गया है। दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना, अगेन ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी फार्मिंग को सपोर्ट किया गया है। तीसरा है कुछ स्टेट के अलग अलग अपने खुद के इनिशिएटिव्स, फॉर एग्जांपल मेघालय, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन तीनों स्टेट्स के अपने अपने खुद के इनिशिएटिव्स हैं, जहां पर ये स्ट्रॉबेरीज को प्रमोट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ एग्रो टूरिज्म या रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स को भी यहाँ पर ये सपोर्ट करते हैं, यानी कि गांव वाले क्षेत्रों के अंदर में लोगों को सपोर्ट मिले इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, उसमें यहाँ पर इनका एक मेजर योगदान है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज आर्टिकल जो है ये भी बहुत ही ज्यादा काम का है। स्माइल प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बाकी दोस्तों स्ट्रॉबेरी से फायदे क्या होते हैं आप देख पाएंगे, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है, जो यहाँ पर नवजात बच्चा है उसको हेल्प कर सकता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, आई हेल्थ को प्रमोट करने में, है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बैड कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में, एंटी बैक्टीरियल कोई बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए, कैंसर को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए, वायरस को रिड्यूस करने के लिए, एंटी एजिंग आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका स्किन है या आपका जो अपीयरेंस है वो यंग लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, पोटेशियम है, विटामिन के है, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम वगैरह है तो इससे स्लीप हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। ये थोड़ा सा आपका जो फैट बर्निंग है उसको भी सपोर्ट करता है। एक एजिंग प्रोसेस, जैसे आज के समय पर बहुत ज़्यादा काम करके कम सोकर लोग यहाँ पे ज़्यादा उम्र के दिखाई देते हैं, जैसे मैं और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, आज के समय पर आप देखोगे ज़्यादातर लोग जो हैं क्या होता है कि उनकी एज जो है कम है, लेकिन वो दिखाई देते हैं कि जैसे कि वो यार वो कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना। तो होता है ऐसा, वो आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, आप क्या चीज़ खा रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आपकी स्लीप जो साइकिल है वो किस तरीके से चल रही है, कितने घंटे सो रहे हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक फ्रूट है जिसको यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। फिलहाल के लिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत काम का है। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है स्माइल। स्माइल सरकार की स्कीम है और इस स्माइल स्कीम का मेन पर्पस था जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, उनके चेहरे पे स्माइल लेकर आना। ठीक है, अब देखो स्माइल स्कीम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और स्माइल की फुल फॉर्म है, अपने आप में ज़रा उस स्माइल का फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म है इसका सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। इस स्कीम का मेन पर्पस है जितने भी बेगर्स हैं, जो भिखारी करंट समय पर प्रेजेंट हैं, है ना, तो उनका रिहैबिलिटेशन करना, उनकी स्थिति को इम्प्रूव करना, उनका कल्याण करना, उनका उत्थान करना, ये मेन पर्पस है यहाँ पर स्माइल स्कीम का। तो स्माइल किससे कनेक्टेड है ये आपको समझ में आ गया। कुछ डेटा यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, वो डेटा मैं आपको बताऊंगा। बोला जा रहा है कि स्माइल स्कीम को आए हुए सर 2 साल हो गए हैं, 2 साल से अभी तक ये बहुत मुश्किल से गरीबी को कम कर पाया है। केवल कुछ ही पर्सन्स को ये बचा पाया है, केवल 970 पर्सन्स को ये रेस्क्यू कर पाया है, अदरवाइज हजारों की कगार में इसने आइडेंटिफाई कर लिया है। लगभग 10,000 के आसपास भिखारियों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि हाँ भाई इनकी स्थिति सही नहीं है, जिसमें से केवल 900 या 970 लोगों को ही अभी तक सपोर्ट किया गया है। तो ये स्माइल स्कीम काम कैसे कर रही है, इस स्कीम में जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, उसको दर्शाया जा रहा है कि ये स्कीम सही तरीके से करंट समय पर वर्क नहीं कर रही है। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको इस स्माइल स्कीम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूं कि सर 2 साल हो चुके हैं, 2 साल का रिव्यू ले लेते हैं आइए स्माइल स्कीम का। सबसे पहली चीज़, ये न्यूज़ आर्टिकल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, स्माइल का फुल फॉर्म आपको पता चल चुका है। इसको किसने लॉन्च किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा तो सबसे पहले पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है। वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंडर यहाँ पर स्माइल को लॉन्च किया गया था साल 2022 में, जिसका मेन पर्पस था स्पेशली वो लोग जो करंट समय पर बैगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ठीक है, या ट्रांसजेंडर पर्सन है, इनको एम्पावर करना, इनको और ज़्यादा सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, इनका कल्याण करना, ये मेन पर्पस था स्माइल स्कीम का। लेकिन 2 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार प्रोग्रेस हुई है, ऐसा यहाँ पे कहा जा सकता है।
क्यों? क्योंकि जो टोटल पर्सन 2022, 23, 24 मतलब 22 से 23, 23 से 24 ये जो 2 साल हैं, इन 2 साल के अंदर लगभग 10,000 लोग ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो भी अलग अलग भारत के 81 शहरों से। ये वो लोग हैं जो यहां पर इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो इनमें से 10,000 में से केवल 970 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको कुछ सपोर्ट किया गया है। समझ रहे हैं? तो सपोर्ट यहां पे बहुत कम हुआ है। जिन लोगों का उत्थान हुआ है वो केवल 10% से भी कम है। तो आपने यहां पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट कैसे किया, ये क्वेश्चन है। फिर इसमें बच्चे भी दोस्तों लगभग 352 के आसपास हैं। फिर तीसरी प्रॉब्लम पता है क्या है? आज हम सर 2025 में हैं और जो ये स्माइल स्कीम डेटा इस्तेमाल कर रहा है वो 2011 का इस्तेमाल कर रहा है कि 2011 में कितने लोग बेगर्स थे। ओरिजिनल सेंसस डेटा के हिसाब से जनगणना जो हुई थी आखिरी वाली 2011 में, उस 2011 की जनगणना की वजह से अभी डेटा अपने पास में यह है कि 2011 में लगभग 3.72 लाख बेगर्स भारत में प्रेजेंट थे और 6.62 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं जो बेगिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कुछ ऐसा डेटा था, लेकिन ये डेटा सर 2011 का है। आज भी यहां पर ये स्कीम 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग चल रही है। तो जो बजट अलोकेट किया गया था वो 100 करोड़ रुपए कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए अनाउंस कर रहे हैं इन सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और एक्चुअली में केवल 14 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं, बाकी पैसा खर्च ही नहीं हुआ है 2 सालों के अंदर। तो जब पैसा खर्च नहीं हो पाया मतलब आप स्कीम के अंदर में फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सही तरीके से वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। तो स्कीम्स के अंदर जो खामियां हैं करंट समय पर उसको देखना होगा, उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करना होगा, और जितने भी लोग आपने आइडेंटिफाई किए गए हैं जो बैगिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, स्पेशली उनके लिए स्कीम आई है, उसके लिए बजट आया है, तो पैसा खर्च कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम तो यही हो गई ना, स्कीम है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसको यहां पर आप अच्छे से लागू नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ अगर आप देख पाओगे तो स्माइल के कुछ अचीवमेंट भी हैं। अचीवमेंट यहां पर यह है कि हाँ, कुछ लोगों को अलग अलग शहरों में थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। बच्चे हो चाहे ट्रांसजेंडर पीपल हो, दोनों को रिहेबिलिटेशन में सपोर्ट दिया गया है। लेकिन इसमें जो आप कह सकते हैं कि फायदे हुए हैं ना, उस फायदे से ज्यादा इसमें खामियां हैं, चैलेंजेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। और वो शॉर्टकमिंग्स कौन सी हैं? सबसे पहले वही कि भाई 10,000 लोग आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, केवल आपने 10% के आसपास लोगों को सपोर्ट किया। दूसरा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो मैंने आपको बताया कि 100 करोड़ रुपए अनाउंस करे गए थे, केवल 14 करोड़ रुपए आप लोगों ने यहां पर खर्चे हैं। तीसरा, अर्बन कंसंट्रेशन बायस। ये स्कीम मेनली यहां पर अर्बन एरियाज में फोकस करती है, यानी कि शहरों के अंदर। तो गांव वाले हिस्से में नहीं है क्या, रूरल एरियाज में तो और भी ज्यादा बेगर्स हैं। तो यहां पर हमें यहां पर उस एरिया को रिजॉल्व करना होगा, उसको देखना होगा, दोनों एरियाज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तीसरा है स्ट्रक्चरल एंड इंप्लीमेंटेशन चैलेंज, यानी कि जो अपडेटेड सेंसस डेटा है उसको लेकर आओ। आप 2011 के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2011 के कंपैरिजन में सिचुएशन आज जमीन आसमान का फर्क होगा, लेटेस्ट सेंसस आया नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यहां पर यह है सोशल इशू। आज जो ये बैगरी है ना, ये कई बार सिचुएटेड है एक मेंटल हेल्थ से भी। कोई इंसान मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहा है ना, कोई ज़्यादा गरीब है, तो सोसाइटी के जो समस्या हैं वो उससे भी यहाँ पर ये जो बैगिंग वाली कंडीशन है वो आ जाती है। तीसरा है लिमिटेड रिहैबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो शॉर्टेज ऑफ शेल्टर होम्स, आज के समय पर स्किल ट्रेनिंग सेंटर की कमी है, सोशल वर्कर्स की यहाँ पर कमी है, शेल्टर होम्स की कमी है। तो यहाँ पर उनको हम सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सपोर्ट दे सकते हैं इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करके। फिर आखिरी में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में अवेयरनेस बहुत कम है इस स्कीम को लेकर। ठीक है, इस स्कीम को लेकर उनके पास में जागरूकता नहीं है कि हाँ भाई हमारे लिए ऐसी स्कीम है, गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है, वरना वो आवाज़ उठाएं। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पर पॉलिसी एंड एथिकल कंसिडरेशंस की, यानी कि अगर आप चीज़ को बैलेंस करके देखेंगे तो राइट टू लाइवलीहुड वर्सेस राइट टू डिग्निटी, ये दो अधिकार आते हैं। यहाँ पर एक इंडिविजुअल के जो अधिकार हैं उसको भी हमें लेकर चलना होगा, उसको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उसकी प्रोटेक्शन भी करनी होगी। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बेगर्स हैं जिनको ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है ना, उनको फोर्स कर करके। ये एक एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके अगेंस्ट है बिल्कुल। तो वो यहाँ पे हमें देखना होगा कि भाई चैलेंजेस कौन कौन से हैं। बच्चे को कई बार यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं बच्चे को इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का हमारे पास में प्रोविजन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। तो भाई स्माइल स्कीम को इसके जो साथ जोड़ने की ज़रूरत है, उन बच्चों को सपोर्ट कर सकें। तीसरा है रिहैबिलिटेशन अप्रोचेस, हमें एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन की ज़रूरत है जहाँ पर इन लोगों के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा सकें, काउंसलिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस पे वर्क किया जा सके। ये सब कुछ अगर मिल गया तो अपने आप थोड़े समय बाद वो आगे खुद से बढ़ सकते हैं, ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा। बाकी ये एक छोटा सा आर्टिकल है कि भाई जो DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत के एरोप्लेन इंडस्ट्री को संभालता है,
इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है पैसेंजर्स के लिए कि भाई जो पहले समय लगता था वो उससे अब थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भी ये रिसेंट भारत पाकिस्तान के बीच में चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं, इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया है। यानी जो भारत के प्लेन पहले पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाते थे, पाकिस्तान कह रहा है हमने आपके लिए अपना एयर स्पेस बैन कर दिया है, अब आप पाकिस्तान के ऊपर से प्लेन उड़ाकर नहीं ले जा सकते। तो डीजीसीए ने अपने कस्टमर्स के लिए यहाँ पर ये बोला है कि भाई आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, है ना, और बता के चलें कि हाँ थोड़ा समय ज़्यादा लगना है। उसके बाद अब ये समय ज़्यादा कैसे लगना है भाई, एयर स्पेस होता है जो एरोप्लेन इंडस्ट्री को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी को दुबई जाना होता, यूएई जाना होता, तो वो दिल्ली से बैठता। अब दिल्ली से बैठने के बाद में दोस्तों वो इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर जाता है, फिर यहाँ पर दुबई पहुँचता है। पाकिस्तान ने बोला रास्ता बंद है, अब ये सीधा रास्ता पड़ता, अब हमें घूम के जाना पड़ेगा, पहले नीचे गुजरात के ऊपर से उड़ के, देन उसके बाद में यहाँ पर यूएई जाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो असर पड़ेगा वो नॉर्थ इंडिया वाले लोगों पे पड़ने वाला है, साउथ इंडिया वाले पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि साउथ इंडिया से ये रास्ता पहले ही था, ये रास्ता अब भी है, पाकिस्तान को कोई लेना देना यहाँ पर है ही नहीं। ये जो हमारे रास्ते ऐसे जा रहे थे, ठीक है, ऊपर से यहाँ पर अगर मान लो कोई रास्ता ऐसे करके जा रहा था, तो मान लो यहाँ से हमें यहाँ पर कहीं टर्की जाना है, तो तुर्की जाना है, तो ये रास्ता ऐसे था। अब तुर्की जाने के लिए आपको ये वाला रास्ता ऐसे लाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर इंसान तुर्की पहुँचेगा। ये देखो कितना फ़र्क है, ये पहुँचना पहला वाला रास्ता जिसको अब बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यूज़ करने से बंद कर दिया है। दूसरा यहाँ पर ये रास्ता है, अब एक लंबा डिस्टेंस चुनना पड़ेगा हमें। ये हमारे लिए थोड़ा सा करंट समय पर प्रॉब्लम है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या सिचुएशन एग्जैक्टली चल रही है। ठीक, चलिए दोस्तों, ये था आज का पूरा डिस्कशन। बाकी ये भी पढ़ा चुका हूँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में, आज से कुछ दिनों पहले हमने बहुत डिटेल से पूरे यात्रा को समझा है। तो ये जो यात्रा है दोस्तों वो रीस्टार्ट हो रही है, जून के अंत से यहाँ पर लगभग ये यात्रा शुरू हो जाएगी। 6 साल के गैप के बाद में यहाँ पर ये यात्रा हो रही है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोविड आया, कोविड के समय पर रोक दिया गया था। फिर 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये यात्रा को रोक दिया गया। क्योंकि आप अगर देखते हैं तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कैलाश पर्वत है, भगवान शिव का घर है, हम यहाँ पर हिंदुइज्म में उसको देखते हैं इस तरीके से, हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। फिर अगर आप देखोगे तो जैन या बुद्धिज़्म उनसे भी यहाँ पर कनेक्टेड है ये माउंट कैलाश। तो होता यह है कि भारतीय माउंट कैलाश जाते थे, वहाँ पे परिक्रमा करते थे, मानसरोवर लेक है, यहाँ पर झील है, वहाँ पे घूम के फिर आते थे। लेकिन कोविड आया, कोविड के बाद चाइना ने इस मना कर दिया, क्योंकि ये तिब्बत में है, तिब्बत चाइना के कंट्रोल में, आपको पता है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, कोविड में यहाँ पर सारी ट्रैवलिंग वैसे भी बंद हो गई थी। फिर उसके बाद 2020 में वही कोरोना के दौरान ही भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर LAC पर एक विवाद हो जाता है गलवान वैली में। फिर उसके बाद चाइना लंबे समय के लिए बंद कर देता है कि माउंट कैलाश हम खोलेंगे ही नहीं आपके लिए, तब से ये बंद था। अब हालांकि यहाँ पर जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया गया। पिछले साल 2024 के अंदर में भारत चाइना ने अपने जो विवाद है उसको रिजॉल्व करने की बात की। उसके बाद दोस्तों चाइना ने डिसाइड किया कि ठीक है अब हम वापस से ओपन कर रहे हैं। तो इस साल लगभग यहाँ पर कुछ पिलग्रिम्स हैं, कुछ यहाँ पर यात्री आपको देखने को मिलेंगे, श्रद्धालु हैं जो माउंट कैलाश जाने वाले हैं। अब इंडिया से माउंट कैलाश जो ये पर्वत कैलाश है, यहाँ तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ पर दिल्ली से या लखनऊ से, दोनों से। दिल्ली से यहाँ पर पहुँचोगे आप नेपाल के पास लीपू लेक में, ठीक है। अब लीपू लेक यहाँ पर एक पास है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हिमालयाज़ हैं, आपको पता है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, तो एक पास बना हुआ है। तो रास्ता थोड़ा मुश्किल है ये, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो लोग यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर, उनके लिए कठिनाई हो जाती है जाने में। हालांकि जाने में यहाँ वाला रास्ते से जाने में खर्चा कम आता है, 1,74,000 रुपये का खर्चा आता है एक व्यक्ति के लिए। तो वो दिल्ली से पहले पहुँचेगा लीपू लेक, फिर वहाँ से पहुँचेंगे मानसरोवर लेक, देन यहीं पर कैलाश पर्वत परिक्रमा करते हैं, फिर आते हैं, ठीक है। एक रास्ता तो ये हो गया लीपू लेक वाला। दूसरा रास्ता जो होता है दोस्तों, अगर दिल्ली से लखनऊ से जाना है तो पहले आपको जाना पड़ेगा सिक्किम। सिक्किम में ही यहाँ पर पास में आपको भूटान और सिक्किम के बीच में देखने को मिल जाता है, वो है नाथुला पास। ये सिक्किम है अपना, एक सेकंड रुको, क्या हो गया यार, ये सिक्किम आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, नाथुला पास बराबर से जा रहा है। तो लोग इस तरीके से जाएंगे, और यहाँ पे ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा रोड वगैरह बनी हुई है, तो अपनी गाड़ी मोटर से जा सकते हैं, मोटरेबल रास्ता है, सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी आसान पड़ता है, और रास्ता थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। एक व्यक्ति को अगर ट्रैवल करना है तो लगभग एक पर पर्सन 2,83,000 रुपये चाहिए, तब वो व्यक्ति नाथुला पास के थ्रू गुजर सकता है। और उसके बाद में यहाँ से पास होकर तिब्बत में ये सारे एरियाज क्रॉस करने के बाद में वो यहाँ पे माउंट कैलाश पहुँचता है।
तो 2 रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, नंबर 1 रूट एंड नंबर 2 रूट। क्वेश्चन बन जाए कि कौन कौन से 2 रास्ते हैं या कौन कौन से 2 पासेस हैं जहां से हम लोग यहाँ पे गुजरते हैं या फिर माउंट कैलाश जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर दोस्तों लेपू लेक, दूसरा है नाथुला पास। बस आज के न्यूज़पेपर में इतने ही आर्टिकल थे जो काम के थे। बाकी कुछ रिपीटेड टॉपिक्स हैं, वही WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी यहाँ पर वो हम रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन पेज है संडे का, वो हमारे पूरे पिछले सप्ताह की बड़ी बड़ी खबरों को कवर करता है। वो हम ऑलरेडी हर एक दिन पर कवर कर ही लेते हैं। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो लास्ट वाला आर्टिकल भी ध्यान रखना। 2 रूट हैं हमारे इस बार, 750 पिलग्रिम्स हैं ऐसे यहाँ पर श्रद्धालु जो जाने वाले हैं इन 2 डिफरेंट रास्तों से, जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो अपना एरिया है वो कवर करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों ये था आज का सेशन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। कल जल्दी मिलेगा सेशन और कल हम और भी आर्टिकल्स ऐड करेंगे जैसे आप लोगों की डिमांड है, तो कल कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।